अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज जरा क्लियर कीजिएगा। आप लोगों का मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया ट्यूरिंग मशीन, मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया है। ट्यूरिंग मशीन में ए एन बी एन सी एन लैंग्वेज नहीं मैम। नहीं कराया ना? मुझे भी कुछ ऐसे याद पड़ रहा है। तो ये टॉपिक भी हमें कवर करना है, तो पहले प्रेजेंटेशन ले लूं या पहले ये टॉपिक कवर करा लूं और फिर प्रेजेंटेशन की तरफ चलें? प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो फिर ये कब कवर कराऊं? ये भी मैम 2 वीक्स तो हैं। हाँ, 2 वीक्स भी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप बी सेक्शन वाले जो लेक्चर सुनेंगे, आखिरी ट्यूरिंग मशीन का जो भी लेक्चर होगा वो वहां से भी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और अगर आप पुराना पिछले सेमेस्टर का देखना चाहें तो या तो आप खुद सेल्फ स्टडी का मुझसे वादा कर लें, तो आप खुद उसको देख लें। या अगर मुझसे ही कवर कराना चाहते हैं तो फिर अगली किसी क्लास में। तो 1 वीक का मैं आपको टाइम देती हूँ, यानी कि 1 वीक से मेरा मतलब है पूरा वीक नहीं। नेक्स्ट हमारी क्लास कब होगी? मंडे को। यस मैम। ठीक है, तो मंडे तक का मैं आप सबको टाइम देती हूँ। मंडे तक अगर आप लोग ये ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक कहीं और से पढ़ना चाहें, इंटरनेट पे तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से पढ़ लें। या मेरे ही यूट्यूब लेक्चर्स को अगर फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चैनल आप लोगों ने देखा होगा, ज्वाइन किया हुआ है चैनल को, तो उसमें पुराने जी। लेक्चर्स। एक मिनट। ये देखिए, स्क्रीन मेरी आप लोगों को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यूट्यूब पर जाकर आप सिंपल मेरा नाम लिखेंगे ना, तो ये फर्स्ट चैनल आपको ये मेरा ही नजर आएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी लेक्चर्स मिल जाएंगे, पुराने नए, ऑटोमेटा के, कंपाइलर के। ठीक है, तो ये आखिरी आखिरी जो वीडियो जो मैंने ट्यूरिंग मशीन की, ये वाला लेक्चर खोलेंगे ना, ये बी सेक्शन के साथ डिस्कशन है और इसमें ए एन बी एन सी एन वाली मशीन अभी रीसेंट डिस्कशन मौजूद है। ठीक है, तो ये भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर का ट्यूरिंग मशीन का ये देखें, ये लास्ट सेमेस्टर की डिस्कशन है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से फॉलो करना चाहें तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको मैं मंडे तक का टाइम दे रही हूँ कि कहीं से भी, और अगर ये अच्छा ना लगे तो इंटरनेट पर तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी ये टॉपिक्स कवर कर लें। ट्यूरिंग मशीन स्पेशली ए एन बी एन सी एन, अगर आपको समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, मंडे को मैं आप सबसे पूछूंगी। और अगर मंडे को आपने मुझे ये बताया कि नहीं कवर किया या आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको इसको दोबारा कवर करा दूंगी। वरना ये शायद मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप लोग खुद इसको क्रिएट करें। ऐसा था, इसलिए छुड़वाया था। कैसे था? तो अगर आप लोगों को मंडे तक ये चीज क्लियर नहीं हुई तो मंडे को आप मुझे बताइएगा, तो पहले फिर हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ट्यूरिंग मशीन फॉर ए एन बी यस एन मैम। सी एन। और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे प्रेजेंटेशंस की तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ये ना हो कि एग्जाम तक हम पहुंच जाएं और आप कहें कि कवर नहीं हुआ।
तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर अगर इसको कवर करना चाहें तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर हम वापस इसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशंस की तरफ वापस आएंगे। ठीक है, तो ये अब आपको मैंने एक टास्क दिया हुआ है, मंडे को मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगी। ओके। अच्छा जी, तो अब हमारी कौन कौन सी प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं? उम, मैम पहले हम कर रही मैम, अपना का नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, कर लें। मैं अपनी स्क्रीन स्क्रीन शेयर। शेयर। जी प्लीज करें। स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने से पहले पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ा था इससे पहले। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, और इसके हम चार टपल भी पढ़े थे, ठीक है। और अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एप्लीकेशन देखें तो हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी जनरेट की थी इससे, मैंने करवाया था। उसके बाद डेरिवेशन की थी। डेरिवेशन क्या होती है कि हमने वो जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड किया था वो बेसिकली डेरिवेशन होती है। और सब्स्टिट्यूशन से जो हम चेन बना रहे थे वो हमारे बेसिकली पार्स ट्री था। और CFG के पास एक ड्रॉबैक था, ठीक है, एम्बिग्यूटी का, ठीक है। उस एम्बिग्यूटी क्या थी हमारे पास? एम्बिग्यूटी ये थी कि एक हमारे पास स्ट्रिंग होती थी, ठीक है, या एक ग्रामर होता था जो कि सेम स्ट्रिंग को जनरेट करता था, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो वो हमारे पास एम्बिग्यूटी होती थी। और दूसरा ड्रॉबैक CFG का ये है कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल टाइम हो सकती है। तो इन ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का आता है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के नॉर्मल फॉर्म अगर हम CFG के ऊपर दो तीन रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हमारे पास जो न्यू ग्रामर बनती है उसको हम CNF बोलते हैं। तो क्या है, लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल या वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड पे दो या तो नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स होने चाहिए या एक टर्मिनल होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ऐसी ग्रामर है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये CNF है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, ठीक है, जिस वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। अगर उसकी राइट हैंड साइड पे या तो दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए या एक टर्मिनल होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रोडक्शन में ये दो चीज़ें आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो ग्रामर है वो CNF की फॉर्म में है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती, और इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है पार्सिंग ट्री का वो लीनियर टाइम होती है, एंड टाइम होती है। तो कन्वर्जन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे वन बाय वन, और उनकी एग्जांपल भी साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारे पास हम एक ऐड वेरिएबल करते हैं जिसको हम स्टार्ट वेरिएबल करते हैं। कोई भी हमारे पास प्रोडक्शन है, स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ग्रामर है जिसका स्टार्टिंग वेरिएबल S है, तो हम उसको हम अपनी इजीनेस के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं, एस कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे S ने दिया हुआ है। तो हम कोई भी अपनी मर्जी से हम असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रूल होता है नल प्रोडक्शन को रिमूव करना, ठीक है। नल प्रोडक्शन हमारे पास ग्रामर में आती होती हैं, जैसे इधर ए प्रोड्यूस कर रहा है नल को, बी प्रोड्यूस कर रहा है नल को। तो तीसरी हमारे पास रूल होता है यूनिट प्रोडक्शन का। यूनिट प्रोडक्शन ये होता है कि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनल आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। और देखें, अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टार्टिंग वेरिएबल हमने ऐड किया था इसके राइट हैंड साइड पे भी क्या है, नॉन टर्मिनल है, यानी कि वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद एडिशनल वेरिएबल्स हैं, अगर ये रिक्वायर होंगे देखें कि हम अपनी प्रोडक्शन को कि अगर ये
कंडीशन हमारी लगानी पड़ रही है तो हम लगाते हैं, लेकिन बेस ऑन कंडीशन पे है, ये एडिशन वैल्यू करता है। तो वन बाय वन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्रामर दी गई है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग देखे हमारे पास ई है, तो ई को हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ई कम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इधर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि रिमूव नल प्रोडक्शन। अभी देखें हमारे पास जो ग्रामर है, अगर हम इसमें देखें तो एक्स प्रोड्यूस नल कर रहा है। तो इस ग्रामर में जहां जहां भी एक्स होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, नल पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, फिर ये आ जाएगा, एस प्रोड्यूस करेगा ए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये ग्रामर है, ठीक है। एस प्रोड्यूस कर रहा है ये फिर एस ये प्रोड्यूस कर रहा है और एस प्रोड्यूस कर रहा है नल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जहां जहां भी एस होगा अगर हम वहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। फर्स्ट दो एज इट इज लिखनी है जैसे हमारे पास ग्रामर थी। जो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट है वो ये लास्ट दो हैं। अगर मैं इस एस की जगह पे लैम्डा पुट करूंगा तो डबल ही आएगा, और इस एस की जगह पे ये नल प्रोडक्शन पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, डबल भी आएगा। एक और एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर देखना है कि इस ग्रामर में हमारे पास कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जो नल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x एक ऐसा वेरिएबल है जो नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम पुट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इन तीनों को तो पहले हम एज इट इज लिख देना है, इनमें चेंजिंग नहीं करना है। अभी वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो भी किसके रिजल्ट हैं, एस के आए, तो एस में ही लिखेंगे। अभी एक्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे एक्स कहाँ है, ये है, इसकी जगह पे अगर मैं ये नल पुट करता हूँ तो क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास, ये बी आएगा। अगर इसमें एक्स यही है, ठीक है। और एक्स वाई में देखें तो वाई में एक्स आ रहा है, तो एक्स की जो नल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे। जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वाई भी की फिर क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, नल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो फिर एस में जाके हम देखें तो वाई है, तो वहां पे भी हम नल पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डबल आएगा। फिर हम दूसरी प्रोडक्शन देखेंगे तो एक्स हम इधर अब नल खत्म हो जाएगा, उसको हमने पुट कर लिया है, और वाई भी हमारे पास क्या बन जाएगा, बी और एक्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया, अगर राइट हैंड साइड पे एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही होता है, तो हम इस प्रोडक्शन को कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर हम अपनी इस लास्ट ग्रामर से देखें तो सॉरी, इस एग्जांपल से देखें तो ये एक दो मैंने लिए एग्जांपल, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड पे देखें तो दोनों पे क्या है, वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक एक वेरिएबल आ रहा है। यूनिट का मतलब एक ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। रिमूव यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के से पहले ना, कोई भी हमारे पास ग्रामर दी गई होती है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारे पास कौन कौन सी यूनिट प्रोडक्शन होती है। ये तो सिंपल ग्रामर लिखी हुई है, लेकिन कुछ कम्प्लेक्स भी आ जाती है, तो उससे हम अपने इजनेस के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है और उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखें एस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए है, ठीक है, और ए हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। और ए इधर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है, टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्स ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए को कर देंगे। तो ये हमारे पास अभी क्या है, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गई है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एस प्रोड्यूस कर रहा है ए और ए प्रोड्यूस कर रहा है ए, इधर क्या है, ए हमारे पास वेरिएबल है, तो इसको देखेंगे तो ये यूनिट प्रोडक्शन बन जाएगा। तो ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस ए की जगह पे हम सिंपल ये रिप्लेस कर देंगे। तीसरी एग्जांपल है एस ए बी एंड बी ए प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ए प्रोड्यूस कर रहा है, बी बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इधर देखें तो ए हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए, सिंपल ए की जगह पे ए पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी बन जाएगा। और बी क्या, स्मॉल बी, यानी कि टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम बी पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और लास्ट में एग्जांपल है कि एस ये प्रोड्यूस कर रहा है और एक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। अभी देखें हमारे पास एक्स जो है वो दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट हम ये करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और एस में रिजल्ट आएगा। फिर एक्स में वन पुट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी एस में ही जाएगा। तो देखते हैं, अगर एक्स की जगह पे मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो जीरो है, जीरो भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर वन पुट कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, वन है। हम ये पहले इन दो को ले रहे हैं, ठीक है, और लास्ट दो को फिर अलग लेगा, ठीक है। और अगर हम अभी थर्ड वन देखें इसमें,
इसमें पहले जीरो पुट करके देखते हैं, ए जीरो, फिर ये इधर जीरो पुट करेंगे बी जीरो, फिर वन पुट करेंगे ए वन बी वन। अभी देखें जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, एस से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम एस से भी लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन को। अभी ये हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है, कुछ हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी देखें ई प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास पी। सबसे पहले अभी देखें ये थोड़ी कम्प्लेक्स बन गई हमारे पास। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी हैं। हम देख सकते हैं एफ प्रोड्यूस आई, ई प्रोड्यूस एफ और ई प्रोड्यूस टी। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। अगर हम देखें लास्ट वन से देखते हैं ई प्रोड्यूस टी, और टी की जो प्रोडक्शन है हमारे पास एफ और टी स्टेरिक एफ। तो हम वन बाई वन ना नीचे से पुट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो उसकी फाइनल फॉर्म ये आएगी। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट वन जो रूल्स है इसका, ऐड एडिशनल वेरिएबल्स रिक्वायर। जब किस टाइम रिक्वायर होंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसकी राइट हैंड साइड पे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या नॉन टर्मिनल्स हैं, तो फिर हम कोई एडिशनल वेरिएबल हम अपनी मर्जी से ना सपोज करते हैं तो इसमें पुट करते हैं। तो देखें अभी इसमें देखें तो ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है, मोर देन टू वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें। तो ऐसी प्रोडक्शंस को हम सीएनएफ में, क्योंकि उसके रूल्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो रूल्स फॉलो करने के लिए हमने फिर उनको ख़त्म करना होता है। फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूस ए बी सी डी, ठीक है। हमने जैसे कहा हुआ है कि सीएनएफ की जो फॉर्म होती है, या तो वो दोनों नॉन टर्मिनल होने चाहिए राइट हैंड साइड पे, या तो एक टर्मिनल होना चाहिए। और इधर देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो चार नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो हम ऐसे सपोज करेंगे कि तीन वेरिएबल को हम असाइन कर दिया ई को, कि हमारे पास ई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बी सी डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बी सी डी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए ई बनेगा। और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा था, बी सी डी, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम चारों स्टेप्स कंप्लीटली फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल मैंने ली है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है, इसको हमने चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने न्यू वेरिएबल ऐड करना होता है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग वेरिएबल था हमारी ग्रामर का वो एस था, ठीक है। तो मैंने उसको जो न्यू नाम दे दिया है, न्यू वेरिएबल ऐड किया उसको मैंने एस वन नाम दे दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है वो नल प्रोडक्शन रिमूव करनी होती है, ठीक है। तो नल प्रोडक्शन रिमूव करने से पहले पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं जो नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस पर ग्रामर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए वेरिएबल है वो नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे कि अभी देखें ए नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए जहाँ जहाँ भी होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, नल पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास नल पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखें अभी ए यहाँ पे भी आ रहा है, बी में देखें तो ए ए इसमें चेंजिंग नहीं करनी, बी में भी नहीं करनी। अभी ए पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ए वैसे उस प्रोडक्शन में हमने चेंज नहीं की, बी में जो हमने नल पुट करके हमारे पास जो इस बी में रिजल्ट आया था, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। और ए और भी जगह पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सेकंड प्रोडक्शन पे देखें यहाँ पे भी ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नल पुट करता हूँ इस ए की जगह पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो ए ऑलरेडी हमारी इस प्रोडक्शन में दिया गया है, तो हम दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास नल रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ग्रामर आएगी उसकी ये फॉर्म होगी। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास स्टेप है वो यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन अभी रिमूव करने से पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी जो ग्रामर है उसमें कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन है। देखें एस प्रोड्यूस कर रहा है एक वेरिएबल ये, और ये हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं वो भी यूनिट प्रोडक्शन में आता है। तो दो यूनिट प्रोडक्शन है और इनको हम वन बाय वन रिमूव करते हैं, ठीक है। बी एस जो प्रोड्यूस कर रहा था बी को, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो हम ग्रामर में देखते हैं एस बी, और बी हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ये
तो बी की, इस बी की जगह पे हम उस बी का रिजल्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये पुट कर दिया हमने। उसके बाद हाँ, एस वन भी हमारे पास ये यूनिट प्रोडक्शन थी, तो एस वन क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एस कर रहा था, और एस का जो रिजल्ट है ये है हमारे पास। तो सिंपली हम ये एस वन में भी ये पुट कर। अच्छा, सीएनएफ के जैसे कि दो रूल्स थे, ठीक है, वो हमने स्टार्ट में देखे हैं। अगर इस ग्रामर में देखें तो वो ये रूल्स फॉलो यानी कि पूरे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्शन जो 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 उन दो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये चार हमारे पास प्रोडक्शन हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इधर एक हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। ए, अगर हम उस ए टर्मिनल को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं या प्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास ये एक उन दो रूल में से एक रूल हमारा फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ए है हमारे पास वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। और एक्स ये भी लिखना है कि एक्स जो हमने प्रोड्यूस, ए जो प्रोड्यूस करवाया वो किससे प्रोड्यूस करवाया, ए से। जहाँ जहाँ भी ए था हमने वहाँ एक्स पुट कर दिया। अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ऐसी है, ठीक है, बाकी सारे चीज़ें अपना रूल हो गए हैं, एक रूल फॉलो हो गया, एक रहता है अभी। एक रूल क्या था कि जो राइट हैंड साइड पे है उसमें क्या होना चाहिए, दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इसमें तीन आ रहे हैं, तो इन तीन को हमने फिर खत्म करना है। तो रूल फोर्थ क्या था कि अगर राइट हैंड साइड पे दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो हम फिर एडिशन करते हैं वेरिएबल्स की। तो इधर हमें वो ही अभी रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम रूल फोर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास एक्स भी है ना, एक्स भी, उसको एक वेरिएबल से हम प्रोड्यूस करवाते हैं, और वो वेरिएबल मैंने क्या लिया है, आर लिया है, ठीक है। आर से वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अभी इस एक्स बी की जगह पे मैं आर पुट कर दूँ तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्यों है, ये एक क्वेश्चन है। तो अच्छा, हमारे पास ग्रामर में एम्बिग्विटी आ रही थी, इससे पीछे जो हमने ग्रामर किया था, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पास ट्री है, तो यहाँ पे पहले ये दोनों को प्लस कर रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा है तीसरे के साथ। लेकिन दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं तो पहले ए को बाद में प्लस कर रहा है, पहले इन बाद वाले जो दो ए हैं इनको ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद इस ए के साथ प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एम्बिग्विटी आ रही थी। तो अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि वो ग्रामर के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो जितनी भी एम्बिग्विटी आती है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे सिंपल ये तो सिंपल रूल है जो कामिल ने भी बताया कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट साइड पे दो नॉन टर्मिनल चाहिए, या फिर एक टर्मिनल होना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल गिवन है जो लेफ्ट साइड पे हैं, ये हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं तो एस प्रोड्यूस कर रहा है ए एस को, एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है दो नॉन टर्मिनल को। तो ये जो हमारे पास ऊपर रूल था उसके ऊपर पूरा जो है ना उतर रहा है। उसके नीचे हमारा एस प्रोड्यूस कर रहा है नॉन टर्मिनल ए को, तो ये भी जो हमने रूल में पढ़ा ये भी उसी में आ रहा है। इसके नीचे ए प्रोड्यूस कर रहा है एस ए को, तो ये भी उसी में आ रहा है, ये भी उसी में आ रहा है। तो ये हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ये ग्रामर है ऑलरेडी।
अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड लाइन पे है ये, यहाँ पे एस प्रोड्यूस कर रहा है डबल ए और एस को, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये रूल्स को वायलेट कर रहा है। या फिर अगर हम ये लास्ट वाला देखें, एक नॉन टर्मिनल दो टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये भी रूल को वायलेट कर रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम ताकि वो हम उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, तो ये स्टेप्स हैं जो कामिल ने भी बताया ऊपर। सबसे पहले तो हमारे पास अगर जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, अगर वो राइट साइड पे कहीं भी है, तो हम खुद से एक स्टार्टिंग वेरिएबल ऐड कर देंगे उसमें। ये हमारे पास पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमारे पास नल प्रोडक्शन को हम रिमूव करेंगे, तीसरे में यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, और चौथे में हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। दो कंडीशन में हम ऐड कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो राइट साइड पे जो नॉन टर्मिनल हैं वो दो से ज़्यादा हैं, अगर तीन है फॉर एग्जांपल, चार है, तो उनको हम जो है ना एक वेरिएबल को असाइन करके वो एक वेरिएबल वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। या फिर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल हो और एक उसके साथ टर्मिनल हो, जैसे यहाँ पे है कि S प्रोड्यूसेस RA, R प्रोड्यूसेस A। असल में यहाँ पे S प्रोड्यूस कर रहा था स्मॉल a और कैपिटल A को, लेकिन हमने जो स्मॉल a है उसको हमने R से प्रोड्यूस करवाया, मतलब एक एडिशनल हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड करवा दिया, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। अब हमारे पास ये एक CFG है जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो s है, लेकिन ये राइट साइड पे भी आ रहा है। तो हमारे पास स्टेप वन में क्या है कि अगर वो राइट साइड पे आ रहा है तो अपनी तरफ से एक स्टार्टिंग वेरिएबल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग वेरिएबल s नॉट ऐड कर दिया है जो कि s को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि उसी को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इससे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल था। अब ये हमारे पास स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में क्या है कि जितने भी हमारे पास नल प्रोडक्शन है हमने उसको रिमूव करवाना है। तो हमारे पास नल प्रोडक्शन यहाँ पे है, हमारे पास सिंपल यहाँ पे है बी जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो स्मॉल बी को प्रोड्यूस कर रहा है और एक नल को प्रोड्यूस कर रहा है, और ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारे पास एस प्रोड्यूस कर रहा है ए एस को, ए बी को और ए को। यहाँ पे क्योंकि हमने नल प्रोडक्शन को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे ये जो ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने यहाँ पे बी की जगह नल पुट करके यहाँ पे हमारे पास सिंपल ए आ गया, क्योंकि हमने नल प्रोडक्शन ख़त्म करना है। अब उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, और बी क्योंकि हमने नल प्रोडक्शन को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हमने बी की जगह हमने ये एप्सिलॉन पुट कर दिया, और सिंपल यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अभी बी का तो जो नल प्रोडक्शन है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ए बी नल प्रोडक्शन, एक ए बी एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, नल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ए का जो नल प्रोडक्शन है वो भी हमने ख़त्म करना है। तो ए की जगह अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए एस ए है, इससे या तो हमारे पास एस से आएगा या ए एस आएगा या एस आएगा। अगर हम इसमें जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो पुट कर देंगे, हम नल प्रोडक्शन अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नल प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको हमने ख़त्म करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एस प्रोड्यूस कर रहा है, एक मिनट, एस प्रोड्यूस कर रहा है खुद को भी, एस को भी, तो इसका मतलब हम सिंपल एस उधर से मिटा देंगे, एस को उधर ही हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो खुद को ही प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब एस नॉट भी एस को प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें पता है एस उसके नीचे जो एस है वो प्रोड्यूस कर रहा है ए एस, ए स्मॉल ए बी, ए एस ए और ए एस। तो हम ये ऊपर उसकी जगह डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे एस की जगह, और एस को हमने जो कि यूनिट प्रोडक्शन है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा।
अब यहाँ पे ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम क्योंकि बी को प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल बी को, तो हमने इसकी जगह बी पुट करके बी को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, किल कर दिया। अब ए एस को भी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो एस की जगह हमने उसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है और हमने जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको किल कर दिया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब लास्ट में हमारे पास ये अगर हम देखें ये फर्स्ट लाइन में, तो ये ए बी आ रहा है और ये ए एस ए आ रहा है, और वैसे यहाँ पे भी ए एस ए बी, ए एस ए बी ये आ रहा है। तो अभी ये हमारे पास जैसे फोर्थ स्टेप था कि अगर या तो हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो या एक दो से ज़्यादा नॉन टर्मिनल वेरिएबल हो या फिर एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल हो, तो उसकी जगह हमने सिंपली क्या करना है, वेरिएबल रिप्लेस करने हैं। उसकी जगह हमने उसको हमने किसी और वेरिएबल से प्रोड्यूस करवा के वो वहाँ पे पुट करना है। तो अभी यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्मॉल ए है और एस है, इसको हम दूसरे इसकी जगह हम वेरिएबल पुट कर देंगे। जैसे A1 एस ए को प्रोड्यूस कर रहा है और यू ए को प्रोड्यूस करवा रहा है, तो यहाँ पे हमने जो कि एस ए था उसकी जगह A1 पुट कर दिया और जो स्मॉल बी था उसकी जगह हमने यू पुट कर दिया, और वैसे ही नीचे यहाँ पे भी वही रिप्लेस करवा दिया, यहाँ पे भी वही रिप्लेस करवा दिया, ये भी वही हो गया, ये भी वही हो गया। तो ये हमने हमारे पास सबसे लास्ट में हमारे पास ये आ गया, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ गया। थैंक यू। चलें जी, गुड, अच्छा अटेम्प्ट था आप लोगों का। कोई पार्टिसिपेंट इनसे क्वेश्चन करना चाहता है या मैं ही पूछूं? जी जुनेद, जुनेद, राहील, उसामा, ये क्या ये एक ही है सारे? ठीक है, जो भी पूछना चाहते हैं पूछे प्लीज। जी जी प्लीज अनम्यूट करें, पूछें। मैम टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में डिफरेंस? ये किसने पूछा है? मैम शेख अब्दुल वाहिद। शेख अब्दुल वाहिद जी, कौन जवाब देना चाहेगा? मैम जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं ना वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास टर्मिनल होते हैं वो एक लाइक का कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पास लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है। लैंग्वेज दोनों चीजों को प्रोड्यूस करती है ना, वेरिएबल को भी प्रोड्यूस करती है और कैरेक्टर को भी। तो वेरिएबल प्रोड्यूस करने में और कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में क्या फर्क है? मैम किसी भी लैंग्वेज को हम वेरिएबल के साथ ऐड नहीं करवा सकते। बेटा आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी है ये। अखलाक बताएगा मैम। मैम आपने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने नहीं पूछा है, अब्दुल वाहिद ने पूछा है कि टर्मिनल में और नॉन टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। कामिल ने ये थोड़ा डिफरेंस बताया कि जो वेरिएबल होते हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं और जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है वो टर्मिनल होता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इससे डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि लैंग्वेज तो दोनों चीजें प्रोड्यूस करती है, लैंग्वेज वेरिएबल भी प्रोड्यूस करती है, लैंग्वेज जो है वो टर्मिनल भी प्रोड्यूस करती है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्यों है इन दोनों के अंदर? मैम नो आइडिया फिलहाल। अच्छा, चले, अच्छा सवाल था शेख अब्दुल वाहिद। चांदनी आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन एक्चुअली इस वक्त ये असेसमेंट चल रहा है तो आप बीच में ज़रा अपनी प्रेजेंटेशन के वक्त ही आंसर्स दीजिएगा। अच्छा मेरे यस मैम कामिल लोग सही था। मेरे अच्छा कोई और भी क्वेश्चन है क्या आप लोगों को, मैं या फिर मैं पूछूं अपने सवाल? सर मैम मुझे क्वेश्चन था, जी जी पूछें। जो फर्स्ट स्टेप हम सी को CNF कन्वर्ट करने में कर रहे हैं वो हमेशा करेंगे या फिर कुछ ऐसी मतलब कि नहीं, वो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं? स्टार्टिंग वेरिएबल की बात कर रहे हैं आप।
जी जी जी, तो उसका ये है ना कि हमारे पास कोई भी फर्स्ट प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे ई की मैंने एग्जांपल दी, ई प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि ई वेरिएबल है, वो अपने आप को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको यानी कि इस कंडीशंस को देख के ना हम फिर वो स्टार्टिंग वेरिएबल ऐड करते होते हैं। मतलब रीजन क्या है? तो ये यही मेरा भी क्वेश्चन था, बिल्कुल सही, चांदनी ने भी सवाल पूछा है, मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि ये हर वक्त करना है या कभी करना है, मतलब ये करना क्यों है? मैम क्योंकि इसको तो वो बाद में हम हमारे रिमूव पास भी जो कर देते हैं। फाइनल, यस मैम, जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसको हम न्यू वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हम न्यू वेरिएबल बनाते हैं। मैम जहाँ पे भी राइट साइड पे आता है जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, अगर वो जो है ना ग्रामर में राइट साइड पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करेंगे जो कि इसी वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा हो। हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल है ना ग्रामर में, अगर वो नीचे कहीं भी राइट साइड पे आ रहा है तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करेंगे, वरना ऐड नहीं करेंगे मैम। तो मतलब करते क्यों है? चले स्टार्टिंग पे आ भी रहा है, जो आप उसको ऐड करते हो फिर उसको खुद ही थर्ड स्टेप में जाके रिमूव भी कर देते हैं, तो ये करने का फायदा क्या है? मैम जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, फाइनल रिजल्ट, उसको उसमें स्टोर करवाने के लिए। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो काम हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो एक नया स्टार्ट सिंबल लेके करते हैं, बगैर स्टार्ट सिंबल नया लिए हुए ये काम परफॉर्म नहीं हो सकता, जरूरी है? नो मैम, हो सकता है, लेकिन अगर वो राइट साइड पे जो स्टार्टिंग पॉइंट राइट जो साइड पे हमारी जो ग्रामर है उसमें अगर हमारा जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो राइट साइड पे कहीं भी नहीं आ रहा, तो फिर करना जरूरी नहीं है। हाँ मैम ये चलें ठीक है। और कोई आप में से क्वेश्चन पूछेगा? चले, मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि सबसे पहले दो सवाल है, किससे पूछूं पहले? कामिल से पूछूं? जी मैम पूछे। कामिल देखें चैट बॉक्स में, देखें मैं ग्रामर लिख रही हूँ। ये ग्रामर क्या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? मैम कंप्लीट लिख लूँ? पूरी लिख ली, दो प्रोडक्शंस है, ये दो प्रोडक्शंस, अगर ये ग्रामर आपके सामने इनपुट में है तो क्या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है? क्यों? नहीं मैम। मैम हमारे पास एस है ना मैम, वो उसके पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब सेम ही वेरिएबल है और रिपीट हो रहे हैं। और हम्म। ए जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, पर वो एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उधर पुट करेंगे ना मैम, तो ये होनी चाहिए मैम, ये क्या चेंज चॉम्स्की कर? नॉर्मल फॉर्म है नहीं है? है मैम। है, पहले आप कह रहे थे यस नहीं है। मैम, वो पुट नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट बता दिया। अच्छा है, अब कंफर्म है आपको? यस मैम। चलें ठीक है, तो फिर मुझे दूसरा सवाल मुझे ये बताएं कि क्या इसमें एम्बिग्विटी है या नहीं? इसके दो पार्ट्स ट्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं मैम। ये ग्रामर मैम एम्बिगुअस नहीं है? एम्बिगुअस तो तब होती है ना जब वो सीएनएफ ना हो, सीएनएफ इसीलिए तो हम यूज करते हैं कि उसमें यही तो मेरा एम्बिगुइटी। सवाल है, आप कह रहे हैं कि सीएनएफ का एडवांटेज ये कि उससे एम्बिग्विटी रिमूव हो जाती है, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि ये ग्रामर है जो कि सीएनएफ में है लेकिन फिर भी एम्बिग्विटी है, तो एम्बिग्विटी किसने कहा कि खत्म हो जाएगी सीएनएफ में कन्वर्ट करने से? मैम हमने तो यही पढ़ा है कि जब सीएनएफ में आ जाती है तो एम्बिगुइटी खत्म हो जाती है। तो फिर खुद भी कुछ पढ़ लेते। ये इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये एम्बिगुअस है या नहीं है? इसके दो दो डेरिवेशंस हो सकती है, मेरे पास चॉइस है कि मैं पहले लेफ्ट साइड वाले के लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करूं या पहले राइट मोस्ट डेरिवेशन करूं, और दोनों डेरिवेशन डिफरेंट होंगी। सेम ही आएंगी मैम। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी सेम होगी और राइट मोस्ट डेरिवेशन भी सेम होगी। यस मैम। ऐसा नहीं है कि पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट मोस्ट ए पहले एक्सप्लोर होगा और राइट मोस्ट ए वैसा ही रहेगा,
और राइट मोस्ट डेरिवेशन में पहले राइट मोस्ट वाला ए एक्सप्लोर होगा और लेफ्ट साइड वाला वैसे ही रहेगा। जी मैम। तो इससे ये साबित होता है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है। और ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले ली, इससे ये साबित होता है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होने के बाद भी मुमकिन है कि ग्रामर के अंदर एम्बिगुइटी बची हुई हो। हाँ, एम्बिगुइटी के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग्रामर्स हैं कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकती है और एम्बिगुइटी भी उसके अंदर हो सकती है। हाँ, ये है कि रनिंग टाइम एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होने से कम जरूर हो जाती है, लेकिन एम्बिगुइटी खत्म एग्जैक्टली नहीं होती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से। आपके मैम पास हमने जो मैंने पढ़ा है ना मैम गूगल से, वो यही बता रहे तो थे गूगल कि तो कुछ नहीं होता ना, गूगल आपको सोर्सेज दे रहा होता है, आप खुद अपनी अगर गूगल से पढ़ा है तो मुझे जस्टिफाई कर देना, इस सवाल का जवाब दे दें। ठीक है। सही है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मेरा सवाल अब अखलाक आप बताएं। जी मैम। अभी जो मैं स्मॉल ई लिखूंगी ना, उस ई का मतलब होगा एप्सिलॉन या नल, ठीक है। ठीक है मैम। ये मैं एक प्रोडक्शन लिख रही हूँ, एस प्रोड्यूसेस ई। इस एस प्रोड्यूसेस ई का मतलब है एप्सिलॉन या लेमडा। जी एक ही मैम। प्रोडक्शन है ग्रामर के अंदर, ठीक है। ये एक प्रोडक्शन की ग्रामर है, क्या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? ये एक ही प्रोडक्ट? टोटल एक ही प्रोडक्शन, ये मैम है। ये है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो नल जी प्रोडक्शन मैम। जो इसके अंदर मौजूद है, आपने तो ये एक्सप्लेन किया सेकंड स्टेप में कि नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर देते हैं, तो इसको क्यों नहीं करते? मैम वहाँ पे गिवन है कि हम एस नल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हम वहाँ पे अलाउ करते हैं। जो हमारे वहाँ पे जो उसके रूल्स हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के, अच्छा, तो तो वहाँ अगर पे ये मैम एस नहीं होता, ए होता, सॉरी ए प्रोड्यूसेस नल होता, लेट सपोज ए की प्रोडक्शन है ग्रामर के अंदर और वो है ए प्रोड्यूसेस नल, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है या नहीं? मैम मैम आई थिंक ये नहीं होगा। ये नहीं है। जी मैम। मैम मैं बताऊं मैम? पहले अखलाक से मैं जरा कंफर्म कर लूं, उसके बाद आपसे पूछती हूँ। जी, तो आपको ये डन है कि ये ऊपर वाली जो प्रोडक्शन मैंने लिखी है एस प्रोड्यूसेस ए, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन जो ए जो प्रोड्यूसेस ई है वो नहीं है। हाँ, जो मैम एस कर रहा है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो है, जो कि ए कर रहा है वो नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये कैसे पता कि स्टार्टिंग नहीं है? मैम वो आपने ऊपर किया है ना ग्रामर कि में एक ही एस प्रोडक्शन है, मैं एक प्रोडक्शन वाली ग्रामर की बात कर रही हूँ। ए प्रोड्यूसेस ई, हम्म, तो मैम ये है क्योंकि यही तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, चलें, सही है। जी कामिल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम, ये स्टार्टिंग को अलाउ करता है लेकिन दूसरों को नहीं अलाउ करता। अच्छा, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, मैं मिस कर गई हूँ, कि स्टार्टिंग सिंबल जो है वो नल प्रोड्यूस कर सकता है, या आप बताना भूल गए यस थे? मैम, वो उधर लिखा हुआ था तो फिर मैंने शायद स्किप कर दिए। हाँ, ठीक है, चलें, सही है, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा आप थोड़ा टाइम दे सकते थे और ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते थे। यही है कि जो चीजें हमने क्लास में डिस्कस की वही चीजें मैंने दोबारा सुनी। कोई नया कंट्रीब्यूशन अगर इसमें होता तो मुझे और अच्छा लगता है कि आप कुछ खुद से बताते जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया होता, लेकिन ओवरऑल खैर आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा जी, तो आज की प्रेजेंटेशन में अच्छे सवाल किए गए शेख अब्दुल वाहिद की तरफ से और चांदनी की तरफ से। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए अब हम इनवाइट कर सकते हैं अली हमजा को और संदेशा को। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मूर मशीन एंड मिल मशीन। सबसे पहले जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में जानना ज़रूरी है, जो है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो किसी भी गिवन टाइम पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में होनी चाहिए। मतलब इसी मशीन में किसी भी गिवन टाइम में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होनी चाहिए और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो किसी भी स्टेट पे हो।
और फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करती है। इस मशीन में एक स्टेट दूसरी स्टेट चेंज करती है जब हम उसको इनपुट देते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन जो है इसमें उसको डिफाइन करने के लिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स होती हैं और इनपुट्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं हर ट्रांजिशन को। अगर इसमें आउटपुट एसोसिएटेड होगा तो हम आउटपुट भी शामिल कर देंगे जो इसको डिफाइन करें। अब फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स एंड सेकंड है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। अब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में जो है वो फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, मूव मशीन एंड मीली मशीन। और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में दो हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज का हमारा कंसर्न है मूव मशीन एंड मीली मशीन जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट से रिलेटेड है। अब इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में हम जब पढ़ते थे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट है, उसमें हमारा कंसर्न होता था कि इनपुट एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। पर जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है उसमें ये होता था कि ये होता है कि इनपुट जब हम दें तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिले। अब मूव मशीन और मिली मशीन ये दोनों जो है सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, बस उनको बनाने का तरीका और डिपेंडेंसीज अलग है। अब फर्स्ट है मूव मशीन। मूव मशीन में ये है कि इसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास एक मशीन है जो कि डबल ए बी को काउंट कर रही है। मूव मशीन और मिली मशीन दोनों का ये होता है कि वो काउंट करती हैं किसी भी इनपुट स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग या किसी लेटर को या फिर किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए ये काम करती हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि डबल ए बी जो है वो काउंट हो रहे हैं। अब फर्स्ट इसमें स्टेट्स जो हैं वो 4 स्टेट्स हैं, उसके बाद इसमें इनपुट सिंबल्स हैं ए बी और इसमें आउटपुट सिंबल्स हैं 1 0 एंड 1। तो इसमें आउटपुट कैसे प्रेजेंट स्टेट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल हम Q1 को ले रहे हैं, इसके साथ आउटपुट एसोसिएटेड है 0। अब अगर इनकमिंग एज पे ए होता या बी होता उसका आउटपुट 0 ही होता, मतलब ये फिक्स होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम Q2 को भी देख लें कि उस पे 0 आउटपुट है जब भी इस पे इनकमिंग एजेस ए भी है और दोनों एजेस जो है वो ए हैं, पर फिर भी इसका आउटपुट जो है 0 आएगा। अगर यहाँ पर बी भी होता फिर भी इसका आउटपुट 0 आएगा। इसका मतलब आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट पे। अब ये है फॉर्मल डेफिनेशन जिसमें 6 टपल्स डिफाइन करेंगे मूव मशीन को। अब फॉर्मल डेफिनेशन हम इसलिए देते हैं कि किसी भी मशीन को या फिर किसी भी चीज को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें। अब जिस मशीन में ये 6 टपल्स फॉलो होंगी इसका मतलब वो मूव मशीन है। अब फर्स्ट है कि Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, कि मतलब किसी भी मशीन में कितनी स्टेट्स प्रेजेंट हैं वो इसमें आ जाएंगी। फर्स्ट कैपिटल Q, इसके बाद इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट में वो अल्फाबेट्स आ जाएंगी जिसके लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन होगी। लाइक ऊपर वाले एग्जांपल में A और B ये इनपुट अल्फाबेट में लाई करेंगी। अब इनपुट अल्फाबेट जो है वो कोई लेटर इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकती है या बाइनरी स्ट्रिंग 0 एंड 1 भी हो सकती है। थर्ड टपल है कि आउटपुट अल्फाबेट, जिसमें आउटपुट अल्फाबेट्स में जो भी आएंगी यानी कि जो भी रिप्रेजेंट होगी आउटपुट स्टेट, उसके लिए जो भी अल्फाबेट्स होंगी वो इसमें लाई करेंगी। इसमें यही होता है कि ये बाइनरी स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और ए और बी भी हो सकते हैं। इसके बाद इनपुट ट्रांजिशन, फोर्थ टपल। इनपुट ट्रांजिशन में ये होता है कि मूव मशीन के इनपुट ट्रांजिशन में होता है कि किसी भी स्टेट पे जब हम इनपुट स्ट्रिंग देंगे लाइक ए और बी तो वो एक न्यू स्टेट मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि अब किसी भी स्टेट पे जो अब इनपुट देंगे वो स्टेट या तो चेंज होगी या उसी स्टेट पे रहेंगी। वो कैसे कि जब सेल्फ प्रूफ होगा तो वो उसी स्टेट पे रहेगी, पर अगर सेल्फ प्रूफ नहीं होगा तो स्टेट चेंज होगी। अब नेक्स्ट है आउटपुट ट्रांजिशन। आउटपुट ट्रांजिशन ये होता है कि किसी भी स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड होता है। लाइक पीछे वाले एग्जांपल में Q0 के साथ 0 था, Q1 के साथ 0 था, Q2 के साथ भी 0 था और Q3 के साथ 1 था। उसके बाद लास्ट टपल है Q0 जो कि क्या है, इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट जो है वो सबसेट होता है कैपिटल Q यानी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट से। इसी स्टेट पे ही जो है इनपुट प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। अब किसी भी मशीन में अगर ये 6 टपल्स होंगे तो मतलब वो मूव मशीन है। अब और एक और भी पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि मूव मशीन और मिली मशीन में फाइनल स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि फाइनल स्टेट उस मशीन में होगी लाइक जिसमें हमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का पर्पस हो, लाइक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटरमिनिस्टिक में।
पर मूर मशीन और मीली मशीन में ये होता है कि हम कोई इनपुट देते हैं और हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है, तो इसमें फाइनल स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके बाद ये है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक कैरेक्टर जो है वो मूर मशीन में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम किसी भी इनपुट पे कोई ना कोई हमें पर्टिकुलर या फिर यूनिक जो है वो आउटपुट मिलता है, इसलिए नॉन डिटरमिनिस्टिक कैरेक्टर इसमें नहीं होता। कुछ जगह पर ये कहा गया है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर होता है, पर उसके बाद जब हम इनपुट स्ट्रिंग उसको देंगे तो वो क्या होगा, उसमें हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा। इसके बाद एक मूर मशीन का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि एक ऐसी मशीन जो कि ए बी स्ट्रिंग को काउंट करे। अब मैंने पहले भी पीछे बताया था कि मूर मशीन और मीली मशीन में ये होता है कि काउंटिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। अब इस मशीन में ये होगा कि जब भी ए बी स्ट्रिंग होगा, मतलब ए बी करेक्टर जो है वो कंसेक्यूटिव होगा, तो उसके बाद तो उस पे हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम पहले चेक कर रहे हैं कि ये 6 टपल्स फॉलो हो रही है, मतलब ये मूर मशीन है। तो फर्स्ट में चेक करें कि क्यू, जिसमें 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड Q2, ये तीनों स्टेट्स इसमें हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टपल जो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड टपल में क्या है कि सिग्मा, जिसमें ए और बी जो है वो इनपुट अल्फाबेट्स हैं। और थर्ड टपल में क्या है 0 एंड 1, मतलब आउटपुट स्टेट में क्या है, आउटपुट स्टेट किससे शो हो रही है 0 और 1 से। और फोर्थ है इनपुट ट्रांजिशन, जिसमें क्या कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट पे अगर हम इनपुट अल्फाबेट देंगे तो उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास दूसरी स्टेट या न्यू स्टेट होगी। अब इसके यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिए, लाइक Q0 पे अगर हम A दे रहे हैं तो Q1 हो रहा है, और Q0 पे अगर हम सिर्फ B दे रहे हैं तो वो Q0 पे रहेगा। उसके बाद है आउटपुट ट्रांजिशन, कि किसी भी स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट एसोसिएटेड होगा। एंड लास्ट है Q0, जो कि सबसे Q का, और ये है इनिशियल स्टेट, यानी कि ये 6 टपल्स फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये मशीन मूल मशीन है। अब हम कोई इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं और इसमें इसको चेक कर रहे हैं कि कितनी बार जो है वो ए बी कंसेक्यूटिव आ रहा है, उसका काउंट क्या है। हमने एक इनपुट स्ट्रिंग दी है जिसकी लेंथ है 8, और हमें मूल मशीन में जो आउटपुट स्ट्रिंग मिलती है वो 9 लेंथ की मिलती है, यहाँ पर मिलेगी। एक्चुअल हमें जब भी कोई एग्जांपल देंगे, अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ n होगी तो हमें आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ n+1 मिलेगी। अब वो इसलिए होती है क्योंकि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट होता है, तो इसका मतलब Q0 के साथ भी कोई ना कोई आउटपुट होगा। अब Q0 के साथ 0 जो है यहाँ पर आउटपुट है, तो अगर हम लेमडा भी देंगे फिर भी यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो है ये एडिशनल स्टेप हो जाएगा, क्योंकि Q0 पे हम अगर लेमडा भी देंगे तो 0 हमें मिलेगा, और इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ हम दे रहे हैं 8, तो हमें मिल रही है 9। अब फर्स्ट हमने ए दिया है तो ये Q1 स्टेट, मतलब स्टेट चेंज हुई है और हमें आउटपुट मिला है 0। सेकंड ए पे Q1 उसके स्टेट आउटपुट मिल रही है 0। बी दे रहे हैं तो हमें Q2 पे जा रहा है और हमें 1 मिल रहा है, मतलब ए बी जो है वो एक बार आ चुका। अब हम ए दे रहे हैं तो Q1 स्टेट पे जा रहा है और आउटपुट दे रहा है 0। फिर से ये दे रहा है Q1 पे ही रह रहा है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है 0। अब जब बी दे रहे हैं तो Q2 पे आ रहा है और वहां पर स्टेट हमें मिल रही आउटपुट मिल रहा है 1। तो इसका मतलब ए बी जो है वो 2 बार आ चुका है। अब जब हम बी दे रहे हैं तो वो स्टेट Q0, मतलब स्टेट चेंज कर रहा है, और वहां पर हमें 0 मिल रहा है। और जब लास्ट ए दे रहे हैं तो वो Q1 पे है और 0, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग में 2 बार ए बी रिपीट हुआ है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 लिया है, ये इसलिए लिया है कि जैसे मैंने पहले पीछे बताया था कि इनपुट अल्फाबेट कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकता है या बाइनरी स्ट्रिंग भी हो सकते हैं 0 और 1। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि सिग्मा, यानी कि इनपुट अल्फाबेट जो है वो 0 और 1 रखा है, और आउटपुट अल्फाबेट ए बी रखा है। और इस मशीन में हम चेक करें कि 6 टपल्स फॉलो हो रही हैं, और ये मशीन किससे रिलेटेड है कि यहाँ पर 0 और 1 कोई भी इनपुट स्ट्रिंग जब हम देंगे तो 0 और 1 को काउंट करें और प्रिंट करें ए को। अब फर्स्ट हम चेक करें कि फर्स्ट टपल फॉलो हो रहा है क्यू, जिसमें स्टेट्स हैं Q0, Q1 और Q2, और सिग्मा में क्या है 0 और 1। ओ मतलब कि हमें आउटपुट अल्फाबेट्स में ए और बी। इनपुट ट्रांजिशन ये है कि Q0 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है, और Q0 पे जब हम 1 दे रहे हैं तो वो सेम Q0 पर ही है। और लास्ट है आउटपुट ट्रांजिशन में कि Q1 के साथ एसोसिएटेड है बी और Q2 के साथ एसोसिएटेड है ए। और लास्ट है Q0, जो कि सबसेट है कैपिटल Q का, जो कि इनिशियल स्टेट है। ये 6 टपल्स फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये मूल मशीन है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये 0 1 को काउंट कर रहा है और आउटपुट में हमें ए दे रहा है। इसमें भी हमने इनपुट स्ट्रिंग 8 कैरेक्टर्स लिए हैं, आउटपुट स्ट्रिंग हमें 9 मिलेगा, जैसे मैंने पीछे ही बताया। अब यहाँ पर जब हम 0 दे रहे हैं तो पहले जो है वो ऑलरेडी Q0 पे है, तो वहां पर आउटपुट हमें बी मिल रहा है। जब 0 दे रहे हैं तो Q1, आउटपुट मिल रहा है बी। फिर से 0 दे रहे हैं, वो Q1 पे ही है, आउटपुट मिल रहा है बी। जब उसको 1 मिला है तो वो Q2, मतलब स्टेट चेंज कर ली उसने और हमें ए मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 जब हमने इस स्ट्रिंग में काउंट हो गया और हमें आउटपुट मिला है ए।
जो कि हमारा रिक्वायर्ड था कि 0 और 1 जब काउंट हो तो A हमें मिले। उसके बाद हम 0 दे रहे हैं, वो Q1 पे ही है और हमें आउटपुट मिल रहा है B। जब हम 1 दे रहे हैं तो वो Q2 पे जा रहा है और आउटपुट मिल रहा है A। फिर से A Q0 पे जा रहा है, B आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद 0 Q1 B, मतलब कि 0 दे रहे हैं Q1 पे ही है और आउटपुट मिल रहा है B। और लास्ट में हम जब A1 दे रहे हैं तो वो Q2 पे जा रहा है और A। अब अगर हम देखें कि इस आउटपुट में कितने A हैं, 3 A हैं, इसका मतलब 0 और 1 कंसेक्टिव 3 बार आ चुके हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आगे अली हमजा कंटिन्यू करिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास अगला टॉपिक है मेलो मशीन। मेलो मशीन इज एन फिनाइट स्टेट मशीन whose output depends on the present state as well as the present input। इसमें ये है कि हमारा जो आउटपुट डिपेंड करता है वो स्टेट पे भी डिपेंड करता है और हमारे जो आउटपुट स्टेट पे भी डिपेंड करता है और प्रेजेंट स्टेट पे भी। कि मतलब हम क्यू नोट स्टेट में हैं तो इधर हमारे पास क्या इनपुट आ रहा है, हमारे पास यहाँ बी पे लूप है तो इधर इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। और क्यू नॉट से ही ए के लिए जो स्टेट जा रही है क्यू वन स्टेट में जा रहे हैं ट्रांजिशन, उसमें क्या है कि ए हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट 0 है। तो इस मेले मशीन में जो आउटपुट है वो फिक्स स्टेट पे डिफाइन नहीं है, वो हमारे प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ये मेले मशीन है और ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें डबल ए बी काउंट हो रहा है। जैसे ही डबल ए बी यहाँ पूरा इनपुट हमारा प्रोसेस हो जाएगा तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। ये एग्जांपल में है लाइक क्यू 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 नॉट से क्यू वन की तरफ अगर जा रहे हैं तो ए इनपुट है और हमें 0 आउटपुट मिल रहा है, और Q1 से फिर Q2 ए इनपुट है और हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। जैसे ही यहाँ B आएगा तो ये Q2 से Q3 पे आ रहा है और हमारे पास आउटपुट 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ एक बार हमारे इनपुट में डबल ए बी प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट, ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है, 6 ट्रिपल फॉर्मल डेफिनेशन। इसमें कह रहे हैं क्यू इज अ फिनाइट सेट ऑफ स्टेट, मतलब हमारे पास एक फिनाइट सेट होगा स्टेट्स के, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगी वो फिनाइट होंगी, इनफिनाइट कभी नहीं होंगी। इसमें हमारे पास फिनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द इनपुट अल्फाबेट, इसको हम इनपुट अल्फाबेट कहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं वो अल्फाबेट भी हमारे पास फिनाइट होंगे, कभी इनफिनाइट नहीं हो सकते। ओ जो है वो आउटपुट अल्फाबेट का सेट है, वो भी हमारे पास फिनाइट होगा कि हर स्टेट पे या हर ट्रांजिशन पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वो भी फिनाइट सेट होगा। इसमें क्या है कि इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन है जिसमें एक स्टेट इन्वॉल्व होगी और उस पर हमें एक इनपुट अल्फाबेट मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगा। लाइक हमारे पास हमें क्यू नोट पे अगर ए मिलता है तो वो क्यू वन पे मूव करेगा, तो ये ए इनपुट अल्फाबेट है और क्यू नोट क्यू है, तो इसलिए वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गया क्यू वन पे। एक्स आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है और ये ऐसा है कि हमें हर स्टेट पे एक आउटपुट मिलेगा। लाइक हर स्टेट पे हम एक इनपुट अल्फाबेट देंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। और लास्ट है क्यू नोट इज इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस। ये एक हर किसी में एक इनिशियल स्टेट होती है जहां से हमारा इनपुट प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास एग्जांपल है मेले मशीन की। द मेले मशीन विच काउंट्स ए बी इन इनपुट स्ट्रिंग, ये ए बी काउंट करते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रिंग प्रोसेस कराते हैं, लाइक हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है बी डबल ए डबल बी ए, तो हम स्टार्ट करते हैं हम क्यू नॉट में और हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग बी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उस ट्रांजिशन पे हमें आउटपुट भी दिखाया है बी के साथ 0, तो वो हमारे पास 0 आउटपुट आ गया, स्टेट हमारे पास क्यू नॉट है। नेक्स्ट इनपुट है हमारा ए है, वो मूव करेगा क्यू वन की तरफ और हमारे पास आउटपुट होगा 0। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट है ए और वो Q1 पे ही रहेगा और आउटपुट है हमारे पास 0। नेक्स्ट इनपुट हमारे पास B है और वो Q2 में मूव कर जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ गया 1। जैसे इधर 1 आया तो हम कह देंगे कि इनपुट में एक बार A भी प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट है A, तो वो वापस Q1 पे जा रहा है और आउटपुट 0 हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास A इनपुट है और वो Q1 पे ही है,
वहां से जैसे बी आ रहा है तो वो Q2 पे मूव कर रहा है और आउटपुट हमारे पास 1 हो जाता है। तो मतलब ये दूसरी बार भी ए बी अक्कर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास बी है, वो Q0 पे वापस जा रहा है और वहां से ए आ रहा है तो वो Q1 पे, और आउटपुट हमारे पास 0 है। नेक्स्ट ये हमारे पास इंक्रीमेंट मशीन्स हैं, मूरे मशीन और मेले मशीन। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ना इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी बाइनरी नंबर का। अगर हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 000 की, 000 मूरे मशीन से हम पास कराते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। लाइक अब हम अभी हम Q0 पे हैं तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। नेक्स्ट जैसे हम 0 देंगे तो वो Q1 पे मूव कर जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा 0 है तो वो Q1 पे मूव करेगा और आउटपुट हमारे पास वहां 0 है। नेक्स्ट इनपुट हमारे पास दोबारा 0 है तो उसका आउटपुट भी 0 आएगा। तो जो हमारे पास आउटपुट आ गया वो है 001। तो ऐसे ये इंक्रीमेंट हो गया है मूरे मशीन से। सेम विद मेले मशीन, अगर हमारे पास हम 000 इसमें पास कराते हैं तो हम फर्स्ट 0 जैसे ही पास कराएंगे वो Q0 से Q1 की तरफ जाएगा और आउटपुट होगा हमारा 1। और बाकी जो 2 0 हैं वो लूप पे हैं और उनका आउटपुट 0 है, वो जब तक आते रहेंगे तो 0 ही होगा। तो ये इंक्रीमेंट हो जाता है 001। तो ये इंक्रीमेंट मशीन हैं दोनों, मूरे मशीन और मेले मशीन। नेक्स्ट ये डिफरेंस है हमारे पास मूरे मशीन और मेले मशीन में। लाइक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट स्टेट। मूरे मशीन में हमेशा आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो वहाँ स्टेट पे ही हम आउटपुट डिफाइन कर देते हैं। वहाँ जो भी फिर इनपुट आए, ए आए या बी आए, जो भी आए, तो वो आउटपुट फिक्स हो जाता है। जबकि मेले मशीन में आउटपुट डिपेंड किस पे करता है? दोनों पे, कि हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है और प्रेजेंट इनपुट क्या है। अगर इस पे ये हो सकता है हमारे पास आउटपुट चेंज भी हो सकता है, लाइक ए पे 0 आए और बी पे 1 आए सेम स्टेट पे। मूरे मशीन में हमारे पास ज्यादा स्टेट्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर n हो तो हमारे पास आउटपुट स्टेट की जो लेंथ होती है वो n+1 हो जाती है, क्योंकि एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइकिल आती है स्टार्ट में। और मेले मशीन में ऐसा नहीं होता, उसमें स्टेट्स कम होती हैं, क्योंकि जैसे ही इनपुट आता है वो तभी हमें आउटपुट देता है। और इसमें जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है मूरे मशीन में हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन ये है कि Q इनटू इनपुट अल्फाबेट। Q मतलब एक स्टेट है और उस पर कोई इनपुट अल्फाबेट मिल रहा है तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा। और मेले मशीन में ऐसे है कि स्टेट पे भी हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हमारा इनपुट होगा उस पर भी डिपेंड करता है। मूरे मशीन In Moore machine, more logic is required to decode the outputs, resulting in circuit delay. They generally react 1 clock cycle later. इसमें क्या है कि ये एक क्लॉक साइकिल लेटर क्यों रिस्पॉन्स करते हैं, हमें रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास मूरे मशीन में एक इनिशियल स्टेट कोई भी Q0 है, उस पर एक पहले से हम आउटपुट डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो नेक्स्ट साइकिल से हमारा इनपुट प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसमें एक क्लॉक साइकिल डिले आ जाता है। जबकि मेले मशीन फास्टर है, क्योंकि वो जैसे ही इनपुट आता है तो उसी पे आउटपुट देते हैं, मतलब सेम साइकिल पे ही वो आउटपुट दे देते हैं। तो ये डिफरेंस था मूरे और मेले मशीन में। नेक्स्ट ये हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 8। इसमें कह रहा है कि इफ MO is a Moore machine, then there is Melee machine ME that is equivalent to it। वो कह रहे हैं कि ना हम मूरे मशीन को मेले मशीन, एक मूरे मशीन हमारे पास बनी हुई है तो हम एक ऐसी मेले मशीन भी बना सकते हैं जो उसके इक्विवेलेंट हो। और थ्योरम 9 ये कहता है कि ना हर फॉर एवरी मेले मशीन ME there is a Moore machine MO that is equivalent to it। और हर मेले मशीन के लिए एक मूरे मशीन है जो उसके इक्विवेलेंट होगी, जो सेम हमें इनपुट पे सेम आउटपुट दें। That's all from our side. Thank you. ठीक है जी, बेहतरीन प्रेजेंटेशन, अच्छी। पहले मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछें आपसे कुछ। यस मैम, क्वेश्चन। जी जी पूछें। मैम मेरा क्वेश्चन संदेशा से है। उन्होंने कहा कि फाइनाइट स्टेट मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है ना, तो पहले तो मुझे बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या होते हैं, और फिर ये FSM क्यों एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरे FA जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं?
अच्छा, जो एफएसएम है उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा ही कहते हैं। ये मैंने कहा था कि एफएसएम को फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या होती है कि एक ऐसी मशीन जो हम थ्योरेटिकली किसी को सॉल्व करें। लाइक किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी होती है या कोई भी चीज़ होती है, हम थ्योरेटिकली पहले उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन ऐसी ही होती है कि जो हमारे तस्वर में हो, यानी कि हम उसको क्या करें, थ्योरेटिकली कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एनालाइज करें, उसके बाद जो है कंप्यूटेशन करें। तो इसी तरीके से एफएसएम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, जो कि मैंने मेंशन किया था। थैंक यू। जी जी प्लीज। तलहा, आपको क्वेश्चन का जवाब सही मिल गया? सॉरी मैं बाहर थी। यस ठीक है जी। अब्दुल वाहिद जी मैम, वो अली भाई से सवाल करना था। पूछे पूछे। मैम अली भाई ने ना जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे थे तो एक डिले की बात की थी मोटर मशीन में, तो काइंडली उसके बारे में बता दें। जी एक मिनट, स्लाइड ओपन कर दें, स्लाइड 8 अगर कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 8। शेख अब्दुल वाहिद, स्लाइड 8 आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारे पास जो है ना, इधर आउटपुट में इस जगह इधर हमारे पास कोई इनपुट भी नहीं है और इधर हमारे आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये एक क्लॉक साइकिल डिले है हमारे पास, इसलिए मोरे मशीन में डिले आ जाता है। जबकि मेले मशीन में ऐसा डिले कभी नहीं आएगा, उसे जैसे ही इनपुट मिलेगा तभी आउटपुट मिल आएगा। ठीक होगा जी, बहुत सही। जी अब्दुल वहीद। मैम मेरा सवाल ये है कि इन दोनों मशीन्स में आउटपुट के हवाले से क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन जरा एलेबोरेट जरा दोबारा कर दें और फिर मुझे पूछते हैं। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, इन दोनों मशीन्स में आउटपुट के हवाले से क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने सवाल सुना है बेटा? अगर आपने से कोई जवाब यस देते हैं, यस मुझे कॉल जरा रिसीव करनी है आईबीएसआर। आउटपुट में ये डिफरेंस है, लाइक कि जो मोरे मशीन है उसका आउटपुट स्टेट पे ही डिफाइन होता है। अगर दोनों मशीन्स इक्विवेलेंट हैं, लाइक मोरे और मेले मशीन इक्विवेलेंट हैं, तो उन पे सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आएगा हमेशा। लेकिन मोरे मशीन में ये है कि वो हर स्टेट पे आउटपुट डिफाइन होता है, जबकि मेले मशीन में ये है कि वो आउटपुट स्टेट पे भी डिपेंड करता है और जो हमारे पास प्रेजेंट इनपुट है उस पर भी डिपेंड करता है। समझ आ गया? ठीक हो गया, समझ आया। सही है। सही होगा। आमिल का सवाल है। सॉरी बेटा मैं बाहर थी। और कोई क्वेश्चंस थे आपसे? यस मैम। जी जी पूछें। आप लोगों ने दो मशीन्स बताई हैं, क्या आप इन दोनों मशीन्स की कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं? यस, ये इनकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि एज अ काउंटर क्लॉक्स, जैसे हमने डीएलडी में पढ़ा था ना क्लॉक, तो वो उसमें ये टिक में यूज होती हैं उसके, और ये एज अ काउंटर वगैरह यूज होते हैं। और ये जो वो है मोरे मशीन, ये राइट इनेबलर की तरह यूज होती है। ठीक है। अच्छा मुझे हमजा ने ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब दिया है, तो मुझे संदेशा से एक सवाल पूछना है।
संदेशा बस आप मुझे Yes, एक ही सवाल का जवाब दे दें। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको कोई चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती हूँ जो कि मूर मशीन और मीली मशीन दोनों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कोई भी ऐसा टास्क है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, और आपको एक मशीन इम्प्लीमेंट करने की चॉइस है, या मूर मशीन या मीली मशीन, आपकी चॉइस क्या होगी? कौन सी चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और क्यों? अगर मैम इन दोनों अगर फास्टर हमें करना हो कोई भी चीज तो मैं मीली को प्रेफर करूंगी, पर अगर टाइम का इशू नहीं है तो मूर मशीन, पर ज्यादा प्रेफर मीली मशीन को करूंगी। टाइम का इशू नहीं है तो फिर मीली मशीन क्यों? मैम अगर टाइम का इशू नहीं है तो दोनों में से कोई भी, पर अगर टाइम का इशू है तो मीली को प्रेफर करूंगी। तो फिर प्रेफरेंस तो आपकी एक ही हुई ना कि मीली ही। यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो स्लो है। मीली मशीन फास्टर है और मूर मशीन स्लोअर है। ठीक है, Yes, ma'am. चलें, थैंक यू। अच्छा, अली अकबर कह रहे हैं कि धनेश अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ? Yes, ma'am, धनेश अभी तो थे। वो उसका इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया, थर्ड पार्कर से है। तो आप बताएं कि तो ऐसा पॉसिबल है कि आप अपना पार्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास 10 मिनट का है। जी क्या मैम। ये आपका बिल्कुल एक साथ कंबाइन है? नहीं मैम, ये है कि मैं अपना कर सकता हूँ और फिर दिनेश मंडे को प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आप अपना पार्ट प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। मैम स्टार्ट करूँ? जी स्टार्ट करें। जी मैम, ये मूर एंड मिले मशीन में जो कन्वर्जन था ये हमारा मेन टॉपिक था। इसमें से स्टार्ट तो वैसे दिनेश की था, लेकिन आई कैन प्रेजेंट। तो चीज़ ये है कि हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि मूर मशीन इज़ नियरली इक्वल टू मिले मशीन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी लेट्स स्लाइड चेंज की, मैं अपना पार्ट प्रेजेंट करूँ ना? आप बेहतर जानते होंगे। अगर कंबाइन है आप दोनों की प्रेजेंटेशन तो बस फिर छोड़ें, फिर मैं किसी और को कॉल कर लेती हूँ। जी मैम, कंबाइन ही है लोग। कोई और जिसकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट में खत्म हो सके? यस मैम, हमारी हो जाएगी फिर। आ जाए। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कन्वर्जन मेली टू मूर मशीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मेली मशीन। तो ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है विद आउटपुट। इसमें जब भी हम एक इनपुट स्ट्रिंग देंगे तो ये हमें उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट स्ट्रिंग देगा। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास NFA और DFA में फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमारे मेले मशीन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करवाना, हमें सिंपल इस किसी एक इनपुट के तहत कोई आउटपुट मिलेगा। और इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है बहुत प्रेजेंट इनपुट एंड output depend on both the present input symbol and present state of machine, and output is represented with each input symbol for each state separated by a slash. उसके बाद हमारे पास 6 टपल ऑफ मेले मशीन आते हैं, जो
की जिसे हम फॉर्मल डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्यू होता है जो कि फाइनल स्टेट का सेट होता है। उसके बाद हमारे पास सिग्मा होता है जिसमें हम कहते हैं इनपुट अल्फाबेट, जिसमें हम सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स होता है। और उसके बाद हमारे पास है ओ जो कि है आउटपुट अल्फाबेट सेट। उसके बाद हमारे पास एक सिग्मा है जो कि ट्रांजैक्शन फंक्शन है, जिसमें हमारे पास एक स्टेट होती है और एक इनपुट होता है। वो स्टेट से हम उस इनपुट के तहत किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक एक्स होता है जो कि आउटपुट ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें हमारे पास एक इनपुट एक स्टेट होती है और एक आउटपुट एक स्टेट होती है और एक इनपुट होता है, जिसके तहत हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आता है। उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई इनिशियल स्टेट होती है। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मेले मशीन। Melee lead to reduction in the number of states, so less hardware required to design. Melee will be faster in the sense that output will change as soon as input transaction occur. मेले मशीन में जो हमारा आउटपुट होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो इनपुट और दूसरा स्टेट। इसीलिए इसका जो आउटपुट है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है। और मेले इज कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू मूर, क्योंकि हमारे पास मेले में हर एक इनपुट के लिए अलग आउटपुट होता है, इसीलिए ये मूर से कॉम्प्लिकेटेड होती है। asynchronous output generation through the state changes synchronous to the clock. asynchronous output इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास आउटपुट चेंज होता रहता है हर इनपुट पे, इसीलिए इसका asynchronous आउटपुट होता है। More is more stable than melee machines. अब कन्वर्जन में हम क्या कहते हैं कि हर एक आउटपुट के लिए अलग स्टेट क्रिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट इनकमिंग एंड आउटकमिंग एजेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्यू नॉट जो कि इनिशियल स्टेट है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो 0 पे 1 इनपुट दे रहा है और ये Q1 पे 0 पे 1 आउटपुट दे रहा है और ये Q1 पे जा रहा है, तो सेम तरीके से हम इसका मूर मशीन क्रिएट करेंगे और Q1 पे हमारे पास 1 आउटपुट होगा और ये 0 पे Q1 पे जाएगा। और इसी तरह ये Q0 जो है वो 1 पे Q2 की तरफ जा रहा है और हमारे पास 0 आउटपुट हो रहा है। और हम सेम मूर मशीन में भी इसी तरीके से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये 1 पे Q2 पे जाएगा और 0 आउटपुट होगा। उसके बाद हम हर स्टेट के लिए इसी तरह जनरेट करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास Q1 है, ये 1 पे 1 आउटपुट आ रहा है और ये Q1 पे ही है, तो हम यहाँ पे भी ये 1 पे Q1 पे ही रहेंगे और ये 0 पे 0 आउटपुट दे रहा है और Q1 पे है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Q1 पे 1 आउटपुट है, तो इसीलिए हम न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे और हम Q1 पे जो है वहाँ पे जाएंगे। न्यू स्टेट जो की होगी 0 इनपुट के साथ, 0 आउटपुट के साथ। तो ये हमारे पास ये क्रिएट हो गई और अभी ये जो Q1 है ये 0 पे यहीं रहेगी और 1 पे जो है ना वो Q1 पे जाएगी जिसका आउटपुट 1 होगा। और हमारे पास अब Q2 है जो कि 1 इनपुट पे 0 आउटपुट जनरेट करा है, तो ये हमारे पास Q2 पे 0 आउटपुट होगा और यहाँ पे 1 आउट इनपुट होगा। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 इनपुट पे 1 आउटपुट है और ये Q1 की तरफ जा रहा है, तो अब हम Q1 पे जाएंगे लेकिन जिसका इनपुट आउटपुट 1 होगा, तो ये हम यहाँ पे चले गए। तो इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन होती है। अब नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स क्या होंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स जो होंगी, अगर हमारे पास m स्टेट एंड n आउटपुट इन मेले मशीन है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट इन मूर मशीन होगा वो m क्रॉस n होगा। इससे कम भी हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी जो होगी वो m इंटू n होगी। ओवर टू डैनियल। So why we convert melee to Muri machine and vice versa? Basically, it shows equivalence of machines on the given inputs. In Muri machine, the output is associated with every state, and in the melee machine, the output is given along the edge with input simple. The equivalence of the Muri machine and the melee machine means both the machines generate the same output string for same input string. So this is why we used to convert from this machine to the other machine. Next.
So these are the differences between Muri machine and Mealy machine. Basically, in Mealy machine, output depends on upon both present state and present input. But in Muri machine, it only depends upon present state. And in Mealy machine, it has less states as compared to Muri machine. And Mealy machine is faster than Muri machine. In Mealy machine works in the same clock cycle. And in Muri machine, there are more circuit delays. The output is placed on transactions in the Mealy machine, and the output is placed on the states in the Muri machine. Less hardware is need to design in Mealy machine, and more hardware is required in case of Muri machine. If there is a change in input, then output also changes in Mealy machine. But in Muri machine, there is no change in output if input changes. And it is very difficult to design Mealy machine as compared to Muri machine. Next. So this is one example of Muri machine to Muri machine. So we have three states Q naught, Q1, and Q2 in this. So first we are converting Q naught, and we have seen this. There are two arrows coming out of the Q naught. First one going to Q naught, Q1 at the input 0 and the output also 0. So we have created this state, and after that it is also going to Q naught on input 1 and output 0. So we have created another Q2 here, and after that we are going to execute Q1 arrows, which is going to Q2, but we have seen that Q2 is already created with input output 0. So we are going to create another state, duplicate Q2 state with the output 1, and from Q1 to Q2 in that direction. And we are doing same with Q2. As we have seen, Q2 is going to Q1 state on output on input 0 and output 1. But we already declared Q1 with output 0. So we have created another duplicate of Q1 with output 1. So next. Ria, next. So basically, these are the uses of Muri and Mealy machine. Mealy machines are used in processors due to their property of having many states. Mealy machine states are also used to provide a rudimentary mathematical model for Caffeir machines. And a Muri state machine is used as a write enable in SRAM, or we can say RAM, because of its speed. And it is used in SRAM because SRAM needs a level sensitive control. Signal has to be asserted from an amount of time. Next. That's all. Thank you. जी बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे या मैं पूछूं? मैम मुझे क्वेश्चन है। सिमरन जी पूछो। दानियाल, रिया, ये मूल और मेरी मशीन मतलब नल स्ट्रिंग से कैसे डील करती है? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग शायद नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई इनपुट होगा जिस पे हमारे पास आउटपुट होगा, तो शायद एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो लीड करता है वो NFA को करता है, जो कि हमारी जो मेली और मूर मशीन होती है वो DFA होती है। शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं है? अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि जो भी आपने कंपैरिजन दिया, सारे कंपैरिजन का मतलब ये निकलता है कि मीली मशीन बेटर है, फास्टर भी वही है, ठीक है, और सारे एडवांटेजेस भी उसके अंदर हैं, तो रिप्लेस ही क्यों नहीं कर देते हम मीली मशीन से? मूर मशीन एक मशीन के तौर पर हमारे पास है ही क्यों, हम उसको इम्प्लीमेंट ही क्यों करते हैं? हाँ,
मैम जो ऐसा नहीं है कि है ना मैली ही बेहतर है, क्योंकि मैली जो है हमने बताया कि वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू मूर मशीन। मैली जो कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मोरे, तो इसीलिए हम मोरे मशीन यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल भी है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। मूरी मशीन एक्सपेंसिव कम है और मीली मशीन एक्सपेंसिव ज्यादा है। अच्छा दानियाल, आपने कुछ मैम। ऐसा लास्ट स्लाइड आप देखेंगे अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर आपने कहा Yes, ma'am. ड्यू टू मोर स्टेट्स मीली मशीन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा है ना? लास्ट स्लाइड में ऐसा लिखा है। तो मोर Yes, स्टेट्स ma'am. किस में होती हैं, मीली मशीन में या मूर मशीन में? मैम स्लाइड देखो, मैं मूरे में था वो तो। मोर स्टेट्स, लेकिन आपकी जो आखिरी स्लाइड है उसमें ये लिखा है कि क्योंकि मीली में अंदर मोर स्टेट्स होती हैं इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है फॉर प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन। पिछली वाली Yes, स्लाइड। ma'am. तो ये Yes, क्या ma'am. ये मिस्टेक है ये मैम। यहाँ पे मिली था, वो मूरे था। यहाँ पर मूरे आना चाहिए, तो प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन आप किससे करेंगे? मूरे से मैम। मूरे से। तो वो तो कह रही हैं कि प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए हमें मूरे से, उसका हार्डवेयर जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और मीली का मोर एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है मीली। प्रोसेसर इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी सही है, मूरी या मीली? मैम वो एक्सपेंसिव ज्यादा है। कौन? मिली सर मैम। तो फिर प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी बेहतर है, मूरी मशीन या मीली मशीन? अल्टीमेटली आप मैम तो फास्ट भी वही है ना। कौन सी फास्ट है? मैम मिली। मीली फास्ट है। तो इसलिए तो मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मशीन बेहतर है, मूरी या मीली? मैम मूरे होगी ना। फास्टर मीली है लेकिन मूरे बेहतर है प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैम वो एक्सपेंसिव है, दोनों फैक्टर्स हैं, एक्सपेंसिव भी है और फास्टर भी है तो। अच्छा चलें, आखिरी में दोबारा एक ही जवाब आपसे पूछना चाह रही हूँ रिहा, प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी बेहतर है, मूरी या मीली? मैम मेली। मीली। तो फिर मूर का क्या फायदा है? आप कह रही थी लेस एक्सपेंसिव होने का उसका फायदा है, तो फिर कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या चीज बनाएंगे आप उससे? मैम शायद फास्टर वाला फैक्टर ज्यादा काम का है, इसीलिए हम मैली को यूज करते हैं प्रोसेसर के लिए। चलें ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट था आप लोगों का और अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेंटेन करती जा रही हूँ उसकी लिस्ट, और मेरे पास 2 डेटाबेसेस हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है उनके लिए भी, और जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दी हैं अभी उनकी बारी रहती है उनके लिए भी, और जिन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके लिए भी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे की क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप लोग मंडे से पहले प्लीज ट्यूरिंग मशीन का जो टॉपिक है उसको कवर कर लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।